नमस्कार दोस्तों, घर का सपना बिना लोन लिए पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों आज जानेंगे होम लोन की संपूर्ण कुंडली, आज जानेंगे होम लोन की संपूर्ण होम लोन चालीसा के बारे में कि होम लोन कैसे लिया जाए, सस्ता कैसे लिया जाए, होम लोन कैसे चुकाया जाए, होम लोन बंद होने के बाद हमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों जानते हैं होम लोन की संपूर्ण कुंडली, होम लोन चालीसा। तो दोस्तों जब भी हम होम लोन के बारे में सोचे तो हमारे जहन में कुछ चीजें होनी चाहिए, और सबसे पहली चीज जो जहन में आएगी वो है प्रॉपर्टी, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के होम लोन कैसा। तो दोस्तों प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली हमें खंगाल लेनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है और जिस लोकेशन पर प्रॉपर्टी है उसके नजदीक जरूरी एमिनिटीज जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है कि नहीं है, ये सब देख लेना चाहिए। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई मालिकाना हक संबंधित विवाद तो नहीं है, प्रॉपर्टी पर कोई बैंक लोन तो नहीं है, और अगर बैंक लोन है तो कोई एनपीए की कार्रवाई तो नहीं चल रही है, रिकवरी की कार्रवाई तो नहीं चल रही है, और प्रॉपर्टी के 30 साल की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेनी चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी कब किसने कैसे खरीदी, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कैसे आया, और हो सके तो किसी वकील से डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। अगर मकान है, बना बनाया मकान है, तो उसका मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है, या उस एरिया में नक्शे पास हो रहे हैं कि नहीं है, ये हमें देख लेना चाहिए। दोस्तों अगर नक्शा पास हो जाता है तो प्रॉपर्टी ये कह लीजिए कानूनी रूप से जो है सुरक्षित प्रॉपर्टी है। कोई टैक्स बकाया तो नहीं है, कोई यूटिलिटी बिल जैसे बिजली का, पानी का बिल तो बकाया नहीं है, प्रॉपर्टी का इंतकाल यानी कि म्यूटेशन है कि नहीं है, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी किसके नाम है, ये सब जांच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी फ्लैट या अपार्टमेंट के रूप में है तो वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, और वो फ्लैट या अपार्टमेंट का पोजेशन लेटर है कि नहीं है, सबकी हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली जो है हमें देख लेनी चाहिए। उसके बाद आता है जो जरूरी चीज है, वो है आपका इनकम प्रूफ। मतलब जब बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपसे आपकी इनकम के बारे में जानेगा। और दोस्तों अगर आप सैलरीड हो तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की अपडेटेड सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपके पास फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न जरूर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस का प्रूफ हो, उद्यम आधार हो, बैलेंस शीट हो, ट्रेडिंग स्टेटमेंट हो, और दोस्तों आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है, चाहे वो सैलरी वाली हो चाहे वो बिजनेस वाली हो, उसमें प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो, कोई चेक वगैरह बाउंस नहीं होने चाहिए। आपका केवाईसी दुरुस्त होना चाहिए, मतलब आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब आपके पते का और आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देता है। दोस्तों अगर हम प्रॉपर्टी किसी फीमेल के नाम लेते हैं या फीमेल और अपने नाम ज्वाइंट लेते हैं तो प्रॉपर्टी पर लोन जो है वो सस्ता मिल जाता है। फीमेल मतलब आपकी वाइफ, आपकी मदर आदि के साथ लेते हो तो स्टैंप ड्यूटी भी बहुत से राज्यों में फीमेल के नाम प्रॉपर्टी लेने पर सस्ती होती है। और दोस्तों होम लोन लेने पर इनकम टैक्स की छूट भी होती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए तक का ब्याज, और इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ये बोलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का जो मूल है, प्रिंसिपल है, उस पर भी टैक्स छूट मिलती है। और दोस्तों ये सारी चीजें जब आपके पास दुरुस्त है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा सस्ता लोन बैंक देगा, और बैंक के में जाकर जो है आपको बैंक के चार्जेस के बारे में जान लेना चाहिए। मतलब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, इंश्योरेंस क्या होगा, वैल्यूअर की फीस क्या होगी, लीगल सर्च रिपोर्ट की चार्ज क्या क्या होंगे, ये सब कुछ हमें जान लेना चाहिए। कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ये सब हमें जान लेना चाहिए। जो हमें सस्ता रेट
ऑफ इंटरेस्ट बैंक देगा उस बैंक से हमें लोन ले लेना चाहिए। और दोस्तों ये भी ख्याल रखना चाहिए, बैंक जो है आपसे डाउन पेमेंट यानी कि मार्जिन मनी के बारे में पूछेगा। डाउन पेमेंट या मार्जिन मनी का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो आपने कोई होम लोन लेना है, वो होम लोन जो है वो आपका 50 लाख रुपए का है, तो 50 लाख में से आप कितना लगाओगे और बैंक जो है आप कितना लगाएगा, तो जो आपका हिस्सा होता है उसी को डाउन पेमेंट बोलते हैं, मार्जिन मनी बोलते हैं। नॉर्मली बैंक जो है वो 75 से 90% के बीच में लोन कर देते हैं, मतलब कि 10 से 20% के बीच में आपका मार्जिन होता है नॉर्मली। और दोस्तों आपको एक वर्ड सुनाई देगा बैंक में जाने के बाद, मोराटोरियम पीरियड। दोस्तों मोराटोरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि उस दौरान आपको ईएमआई नहीं पे करनी है, उस दौरान सिर्फ आपको बैंक का इंटरेस्ट पे करना है। मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया है और पहले प्लॉट परचेज किया है, आप प्लॉट परचेज करोगे, उसके बाद जो है आप उसका मैप अप्रूव करवाओगे, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, तो दोस्तों उसमें समय लग जाता है और उसी को मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। अगर आपने मोराटोरियम पीरियड नहीं लिया तो आपके होम लोन जब होगा, तो जब आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उसी समय आपकी ईएमआई भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मोराटोरियम पीरियड ले लेना चाहिए। मोराटोरियम पीरियड के बाद एक जरूरी चीज ये भी है, बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी है, आपका जो खर्चे हैं वो कितना है, आपके पहले से लोन कितना है, उस सब पर जो है आपकी इनकम पे जो है बैंक तय करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो दोस्तों अपना जो है मार्जिन मनी भी आपको तैयार रखना होगा और आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप अपना हिस्सा जो है वो ज्यादा दे, बैंक से कम लोन ले, ताकि आसानी से वो लोन चुकाया जा सके। और दोस्तों आप ज्वाइंट एप्लीकेंट भी बना सकते हो, को एप्लीकेंट भी बना सकते हो अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को, मतलब अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जो है आप ब्लड रिलेशन के रूप में, को एप्लीकेंट के रूप में भी ऐड करवा सकते हो और दोनों को ही टैक्स छूट मिल जाती है। और दोस्तों जब आपका लोन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन जब आपकी चालू हो जाती है, तो बैंक आपसे उसका बिल इनवाइस भी मांगता है, मतलब जो आपने सरिया सीमेंट लिए हैं बैंक उसका इनवाइस भी मांगता है। तो जहां से भी आप सामान खरीदो कोशिश करो वहां से आप जो है बिल जो है लेकर बैंक को प्रोवाइड करो। और दोस्तों बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवाता है। और दोस्तों आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बैंक जब आपकी किस्तें शुरू कर देता है तो किस महीने की किस तारीख से जो है आपकी किस्त शुरू होगी, उससे पहले ही आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन खाते में लगवा लेनी चाहिए, नेच मैंडेट लगवा लेना चाहिए। मतलब आपकी जो ईएमआई की डेट है वो अगर 10 तारीख है और आपकी ईएमआई जो है अगले बैंक से बैंक को 15 तारीख को मिलेगी या 15 तारीख को आप डिपॉजिट करोगे, तो आपका लोन हमेशा से ओवरड्यू रहेगा, आपका सिविल स्कोर भी इफेक्ट करता रहेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपका नेच मैंडेट जो है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब आपकी ईएमआई जो है वो 10 तारीख को शुरू होती है, तो आप 8 तारीख को ही, 7 तारीख को ही अपने बैंक में जो है उस किस्त को डिपॉजिट कर दीजिए, ताकि आपका कोई चेक बाउंस ना हो, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाउंस ना हो और बैंक आप पर कार्रवाई ना करे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने होम लोन को सस्ता ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो और दोस्तों आसानी से उसको भर सकते हो, बिना विवाद के भर सकते हो। कोशिश ये करनी चाहिए बैंक लोन कम हो, आपका हिस्सा ज्यादा हो। दोस्तों समय समय पर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है, तो आपको अपनी ईएमआई का अमाउंट भी बढ़वाते रहना चाहिए, ना कि बैंक से टेन्योर बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आपने 20 साल का होम लोन लिया है और आपने 8% पे लिया था, तो आपका होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है। तो आपका अगर आप आपकी ईएमआई उतनी ही रखोगे तो वो 20 साल का होम लोन जो है वो 25 साल में पूरा होगा। इसीलिए समय के साथ साथ जो है अपनी ईएमआई को भी वेरीफाई करते रहना चाहिए और उसी अनुसार जो है आपको रिपेमेंट करते रहना चाहिए। और अगर आपका हाथ जो है ढीला हो जाए, मतलब कभी कभी आपके पास जो है पैसा ज्यादा आ जाए,
तो थोड़ा अपने होम लोन में उसको डालते रहना चाहिए, ताकि आपकी होम लोन की लायबिलिटी जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और दोस्तों उसके बाद जो है आपका होम लोन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप बैंक में जाकर अपना होम लोन क्लोज करवाएं, बैंक से एनओसी ले, बैंक से स्टेटमेंट ले, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में जमा है उसको बैंक से वापस ले लेने चाहिए। तो दोस्तों ये है होम लोन का गुणागणित, होम लोन की कुंडली, होम लोन चालीसा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।